बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले यह वीडियो पूरा देख लीजिए। हो सकता है आपके लिए यह रामबाण साबित हो। जी हाँ, बिल्कुल 100% सही बात है। यहाँ पर 200 प्लस प्रश्नों के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, जो कि इतिहास, भूगोल और जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और मेरी पूरी गारंटी है कि 25 से 30 प्रश्न यहाँ से आने ही आने हैं। आप बस 3 मिनट वीडियो देखिए। प्रश्न अगर आपको अच्छे नहीं लगेंगे तो आगे मत कंटिन्यू करिएगा, और अगर अच्छे लगे तो तुरंत आप 10 जितने भी आपके फ्रेंड होंगे उनको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला प्रश्न है, देखिए पीछे हमने जो प्रश्न बताए थे, जो सीरीज दी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती देखने को मिल रहा था, तो वो बुक की फॉल्ट थी। यहाँ जिस बुक से मैं पढ़ा आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें कोई फॉल्ट नहीं, इसलिए क्वेश्चन गलत होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। पूरी कोशिश है कि पूरे प्रश्नों का आंसर सही बताया जाए। ठीक है, तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आपने इसको सीरीज में पढ़ा भी होगा। तो इसका सही जवाब यहाँ जो बन जाएगा वो होगा आपका कांस्य युग। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। ये बात आप सभी लोग ध्यान दें। दूसरा हमारा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, आप ऑप्शन देखिएगा, मैं टिक मारूंगा। तो यहाँ सही जवाब होगा ईंट से। नंबर नेक्स्ट आपका सिंधु सभ्यता का पंत नगर अर्थात बंदरगाह जो है कौन सा था? तो यहाँ सही जवाब दिख रहा है लोथल। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यहाँ सही जवाब दिख रहा है सिंध। नंबर नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो इसका जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा मृतकों का टीला। मैं प्रश्नों को रिपीट करता चलूंगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की, सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बने थे, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रदेश। ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या किस अन्य नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? उत्तर तंबाकू। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो उत्तर जो होगा इसका ऋग्वेद। नंबर नेक्स्ट, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सही जवाब मुंडक उपनिषद से। ठीक है, एक बात हम प्रश्न संख्या 6 में करेंगे, वहां पर देखिए वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि जौ, गेहूं और चावल का ज्ञान उनको पहले से ही था। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब इन 3 प्रश्नों के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों को देखेंगे। अगला, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है कितना है आप सभी को पता भी होगा, 18। नंबर नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ सही जवाब दिख रहा है इंद्र। नंबर नेक्स्ट हमारा है कि असतो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। नंबर नेक्स्ट, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यहाँ 12वें प्रश्न का सही जवाब है कठोपनिषद। ठीक है, ये आपका सही जवाब यहाँ पर बनेगा। प्रश्नों को रिपीट कर देता हूँ। पुराणों की संख्या 18, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया? इंद्र। असतो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आध्यात्म में नचिकेता और यम संवाद का वर्णन मतलब कि किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे आगे, प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए 13वां प्रश्न यहाँ पर अब आ चुका है आप सभी के सामने। ठीक है, 13वां प्रश्न में है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो ये आपका यजुर्वेद से। ठीक है, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? ठीक है, तो इसका सही जवाब है उदयन। नंबर नेक्स्ट आपका है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? तो सही जवाब है बेबीलोन में। ठीक है, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी। नंबर नेक्स्ट आपका है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका
दो दो ऑप्शन इसमें दिए हैं, पाटलिपुत्र वैशाली, और यहाँ पर अगला है गिरिवज्र और राजगृह चंपा। तो सही जवाब यहाँ पर जो होगा इसका राजगृह और चंपा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मगध की प्रथम राजधानी जो है वो आपका राजगृह और क्या कहते हैं राजगृह होगी। ठीक है, जिसे हम गिरिवज्र भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से इतने प्रश्नों के बाद अब हम 17वें प्रश्न में चलेंगे। हमारा अगला है 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 जनपदों की सूची जो है वो अंगुत्तर निकाय में उपस्थित है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में उपस्थित है। नंबर नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा लिच्छवी। क्या बनेगा सही जवाब? लिच्छवी। तो सही जवाब इसका बनेगा लिच्छवी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया? तो सही जवाब इसका होगा ए नंबर, कुशीनारा या फिर कुशीनगर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है जिस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, यहाँ पर उसका सही जवाब दिख रहा है जांत्रिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जांत्रिक। तो अब आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा है महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता जो थी वो त्रिशला थी। नंबर नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्मस्थल था। तो गौतम बुद्ध का जन्मस्थल जो था वो लुम्बिनी था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपका महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में, याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्नों को देखते हैं। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो सही जवाब यहाँ बनेगा ऋषभदेव। और अगर 24वें तीर्थकर की बात करेंगे तो शायद महावीर स्वामी ही थे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट बात करेंगे 25वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा सारनाथ। ठीक है, आगे देखेंगे बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं, तो ये त्रिपिटक से मिलती हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट 27वां जो है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो इससे देखिए, इस प्रश्न से दो चीज़ें क्लियर होती कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था, और वो प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। चाहे तो इनको फिर से रिपीट कर सकते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ऊपर वहाँ लिखा भी है। और बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं त्रिपिटक। ठीक है, इसमें मिलती हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट आपका है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था। तो बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक था? घोड़ा था। ठीक है, घोड़ा। अगला है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो सही है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। अभी हमने पीछे बताया भी आप सभी को। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब कि प्रथम पड़ाव समाप्त होता है इस बड़ी लंबी सीरीज का। ठीक है, ये पड़ाव था इतिहास का। अब चलेंगे हम राज्य व्यवस्था की कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, ब्रिटिश साम्राज्ञी जिसे हम क्राउन भी बोलते हैं, तो ब्रिटिश क्राउन द्वारा औपचारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था किसके अधीन की गई थी? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो यहाँ पर बनने वाला है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1858 के, ठीक है, अधिनियम द्वारा। नंबर दूसरा है 26 नवंबर 1949 को किसने भारतीय संविधान को अपनाया? तो भारतीय जनता ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान का गठन कब किया गया था?
सही जवाब 9 दिसंबर 1946। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य जो हैं, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब जो बनने वाला है वो होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ठीक है। थोड़ा सा इनके प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है आपका अगला वाला कि निम्न में से किस संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष, मतलब किसे संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष चुना गया। सही जवाब होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसने संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया। सही जवाब होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद और समिति के अध्यक्ष जो थे बी आर अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रिपीटेड प्रश्न होते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन संविधान सभा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बाकी तीनों तो थे, तो ये भी याद कर लीजिए कि ये तीनों थे। के.एम. मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लिया गया। ये सबको रटा होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पहला ही ऑप्शन सही बन जाएगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा होती है किसी देश के संविधान निर्माण हेतु विशेष तौर पर गठित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। भारतीय संविधान की संरचना है, तो भारतीय संविधान की संरचना में संघीय है जबकि भावना में एकल है। ठीक है, संरचना में संघीय और भावना में एकल, ये आपका पहला जवाब सही हो जाएगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका जो है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा व्यवस्था की गई है, तो द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। तो संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है। चलिए 14 नंबर देखेंगे। आप भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक। नंबर नेक्स्ट, 1956 के राज्य पुनर्गठन के माध्यम से गठन हुआ, तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों का। ठीक है। नंबर 16 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न को भी देखेंगे। संविधान की व्याख्या करने की अंतिम सत्ता किसे प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को। नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संबंध में हम कह सकते हैं कि कठोर से ज़्यादा लचीला है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है कठोर से ज़्यादा कैसा है, लचीला है। नंबर नेक्स्ट है आपका 18वां नंबर, 1987 में ईस्वी में भारत कितने राज्यों का संघ था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 25 राज्यों का। ठीक है, 1987 में। 19 नंबर है भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस देश की शासन प्रणाली को अपनाया। तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान की विशेषता है। अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों वर्गों का संरक्षण। ठीक है, ये भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। तो इस तरह से हमारा इस सीरीज में, इस वीडियो में दूसरा पड़ाव समाप्त होता है। इतिहास और राज्य व्यवस्था से हमने क्वेश्चन कर लिए। अब हम चलेंगे भूगोल के। कुल 30 प्रश्न हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको भी आप गौर से देखिएगा। तो आप सबके सामने भूगोल का पहला प्रश्न आ चुका है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है।
सही जवाब है इरेटोस्थनीज को। ठीक है, किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। नंबर नेक्स्ट, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो वारेनियस ने ये बात कही थी, वारेनियस ने। नंबर नेक्स्ट, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8। आगे चलेंगे, अगले प्रश्नों को देखेंगे। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, सही जवाब बताना है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक, आगे चलते हैं। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही जवाब यहां पर बोला गया है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग होता है तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। नंबर नेक्स्ट आपका, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। नंबर नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो सूर्य एक क्या है? तारा है। सन इज अ स्टार, क्योंकि स्वयं का प्रकाश उसमें होता है। नंबर नेक्स्ट है 11वां प्रश्न कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सही जवाब 8.3 मिनट। नंबर नेक्स्ट, किस ग्रह को शाम का तारा अर्थात इवनिंग स्टार कहा जाता है? शुक्र। शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, कई नाम से जानते हैं शुक्र को। सीरीज में जब मैंने आपको जो 25-26 वीडियो बुलेट सीरीज का दिया था तो उसमें क्वेश्चन बहुत बार आया था। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, तो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित कौन ग्रह है? शुक्र, पृथ्वी से निकट है। ठीक है, ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट है सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह। तो एक बार फिर से जवाब बनेगा शुक्र। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है, तभी तो भोर में दिख जाता है। नंबर नेक्स्ट आपका है पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट, याद रखिएगा। ठीक, घंटे में पूछ लेगा तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब 1 मिनट में इतना तो 1 घंटे में 60 का गुणा करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट चलेंगे। 16 प्रश्न को देखें, 16 नंबर को। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती? पृथ्वी की जो सूर्य से अधिकतम दूरी है किस महीने में होती है? इसका सही जवाब है जुलाई। नंबर नेक्स्ट है ऋतुएं क्यों होती हैं? तो फिर इसका सही जवाब होगा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिन व रात होने का कारण है, तो दिन व रात होने का जो कारण है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, तो सूर्य से पृथ्वी की अगर हम दूरी की बात करें तो 149 मिलियन किलोमीटर। 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, चलिए 1 मिलियन मतलब 10 लाख, आप सबको पता होगा, उसमें गुणा कर दीजिए। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आना चाहिए। ठीक है, 10 लाख का गुणा करेंगे कि अब थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। खैर आगे चलते हैं। तो 19 नंबर के बाद हम 20 नंबर की बात करेंगे। दिन पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो ये ऐसा कहाँ होता है भाई? तो ऐसा होता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। नंबर नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर।
नंबर नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो सही जवाब होगा 21 जून। नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी की धुरी है, तो पृथ्वी की धुरी जो है झुकी हुई है, 23 से 1/2 अंश, शायद आप सबको पता भी होगा। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, तो लाल रंग का कौन दिखाई देता है? मंगल ग्रह। नंबर नेक्स्ट आपका है, ठीक है, अगला आपका प्रश्न जो है, यहाँ 25 नंबर कट गया, चलिए ठीक है, तो 26 नंबर देखते हैं, एक प्रश्न कट गया, चाहे रुको उस प्रश्न को किताब से देखकर बता देते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में था कि पृथ्वी के अलावा अन्य किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से सही ऑप्शन होगा आपका मंगल। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर 26 नंबर देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो 26 नंबर में जो सही जवाब बनने जा रहा है वो है डीमोस। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह नहीं पूछा, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, याद रखिएगा डीमोस। नंबर नेक्स्ट, चंद्रग्रहण का कारण है, तो चंद्रग्रहण का जो कारण है वो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच का आना, पृथ्वी का आना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। नंबर नेक्स्ट, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ ताप वृद्धि की दर क्या है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर। नंबर नेक्स्ट, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही जवाब होगा हैरी हैस। नंबर नेक्स्ट और लास्ट भूगोल का, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कि एल्युमिनियम। ठीक है, यहाँ पर एल्युमिनियम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपका जो है यहाँ पर भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन आया है, तो जनरल नॉलेज में भौतिक विज्ञान से भी ले सकता है क्वेश्चन, तो आप सभी को पता होना चाहिए। अब आइए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो लिखा है एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है, उसका त्वरण क्या होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन। देखिए साइंस में मैं एक्सप्लेन भी आपको कर सकता हूँ, ठीक है, इतिहास भूगोल में उतनी ज़्यादा समझ नहीं है, फिर भी। तो एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है तो त्वरण क्या होना चाहिए? शून्य। जब वेग परिवर्तित ही नहीं होगा तो त्वरण शून्य होगा। नंबर नेक्स्ट, एक उत्तोलक जिस आधारभूत बिंदु के चारों ओर घूमेगा उसे हम क्या कहते हैं? तो उत्तोलक जिसके चारों ओर घूमेगा उसे हम आलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आलंब। इंद्रधनुष जिस कारण से बनता है वह कारण प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है कि प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है कि प्रकाश का विवर्तन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर विवर्तन दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वर्ण विक्षेपण मैंने सुना था, ठीक है, खैर इसमें सही जवाब विवर्तन दिया है। नंबर नेक्स्ट आपका 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 12mv²। तो द्रव्यमान है 2, ठीक है, तो यहाँ यम का मान जैसे 2 रखोगे तो ये 2 कैंसिल कर जाएगा, वेग का स्क्वायर कर दो तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? 36 होता है। तो 36 जूल यहाँ पर गतिज ऊर्जा आ जाएगी, चौथे प्रश्न का सही जवाब बनेगा। ठीक है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी में एक तरल पदार्थ पारा होता है, दूसरा पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सही जवाब होगा अल्कोहल, राइट। नंबर नेक्स्ट, सूर्य की किरणें हम तक किस प्रक्रिया से पहुंचती हैं? तो सही जवाब होगा संवहन, कन्वेंशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी दिस इज रॉन्ग, विकिरण, रेडिएशन, क्योंकि संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए, द्रवों में होता है, गैसों में भी होता है, लेकिन सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो सूरज का प्रकाश है वो निर्वात को भी ट्रेवल करके आता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, 6 नंबर के बाद 7वां। छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो छोटी वस्तुओं को देखने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ओलिसास्कोप, इसका सही जवाब दिया गया है।
वैसे तो माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं, अब ओलिसा स्कोप मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसमें सही जवाब ओलिसा स्कोप ही होगा। आप इसके बारे में डिटेल से थोड़ा जान लीजिएगा। टेलीस्कोप तो बड़ा होता है, उस सबको मालूम है, दूरदर्शी, ठीक है, उससे छोटी वस्तु नहीं देखी जाएगी। यहाँ ओलिसा स्कोप लिखा है, इसको क्लियर करिएगा, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप भी तो छोटी वस्तुओं को ही दिखाता है। नंबर नेक्स्ट है कि यदि आर मान वाले दो बराबर के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए आर मतलब कि बराबर प्रतिरोध जब जोड़े जाएंगे तो 1/r करके निकालेंगे तो 2/r आएगा, तो उसको उल्टा कर देंगे तो r/2 हो जाएगा। तो r/2 आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब अपने 10 में तो पढ़ा ही होगा साइंस थोड़ा सा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा r/2। 2/r आया था तो मतलब कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट। देखिए 7वें प्रश्न का हम दूसरे खंड का उत्तर देख लिए थे, वो माइक्रोस्कोप ही होगा, ओलिसा स्कोप नहीं होगा, माइक्रोस्कोप ही होगा, एकदम क्लियर है। और इसका सही जवाब जो है कि आर मतलब मान के दो मतलब बराबर के प्रतिरोध अगर हम किस में जोड़ देते समांतर क्रम में, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए मैंने क्या बताया, 1/r प्लस 1/r इस तरह से जोड़िए तो 2 आपका r हो जाएगा, लेकिन आपको परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ये परिणामी प्रतिरोध जो है इसका व्युत्क्रम करने पर ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका r/2 आना चाहिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल, क्योंकि बल बराबर फार्मूला होता है ΔP/ΔT, पढ़ा होगा आपने 9th की क्लास में, या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट हमारा है 10वां प्रश्न, धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा को हम क्या नापते हैं, एम्पियर में। नंबर नेक्स्ट है वायु की नमी किससे नापी जाती है, तो इसका सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। नंबर नेक्स्ट, हाइड्रोलिक प्रेस किस मतलब निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। हाइड्रोलिक शब्द जो अगर आया तो पास्कल ही लगाइएगा। नंबर नेक्स्ट, जो आपको ऑप्शन वहाँ दिख रहा है उसमें वोल्टता और धारा का अनुपात जो है क्या कहलाता है, तो वो आपका प्रतिरोध कहलाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें सही जवाब प्रतिरोध बनेगा। नंबर नेक्स्ट आपका किस यंत्र में विद्युत ऊर्जा में बदली जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिख रहा है वो आपका मोटर है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ प्रश्न, ऑप्शन में यहाँ पर खैर मोटर दिया था। नंबर नेक्स्ट आपका एक बैरोमीटर में पारे की जगह यदि पानी भर दिया जाए तो मीटर की ऊंचाई क्या होगी। तो मीटर की ऊंचाई जो है बच्चों वो आपका बढ़ जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मीटर की ऊंचाई। नंबर नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, यदि विभिन्न व्यास वाली दो नलियां पानी में डुबोई जाएंगी, ठीक है, विभिन्न मतलब अलग अलग व्यास वाली, तो पानी जो है आपका इसमें सही जवाब जो बनने वाला है वो कम व्यास वाली नली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में सदिश मात्रा कौन सी है। तो सदिश मात्रा जो है आपका वेग एक सदिश राशि है। कौन से ताप पर पानी का घनत्व तो अधिक होता है। तो देखिए 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी का आयतन जो होता है वो घटता है तो घनत्व तो बढ़ेगा, तो 4 डिग्री पर उसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, अधिक होता है, राइट। नंबर नेक्स्ट आपका श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विखंडित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक है, तो सेकंड होता है, आप सबको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल था। नंबर नेक्स्ट, सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक है, सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक यहाँ पूछ लिया है, तो यहाँ पर सेकंड जो है ऑप्शन में है घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन, तो इस तरह से कोई है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर घनत्व की जगह समय पूछना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको मैंने सही कर दिया। एमकेएस पद्धति में घनत्व का मात्रक, तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो ऊपर ले जाएंगे मीटर की घात -3, तो ये आपका जो है किलोग्राम मीटर क्यूब जो है यहाँ पर सही जवाब बनना चाहिए। तो अगर नहीं है तो अगर हम द्रव्यमान को ग्राम में नाप लेंगे, तो देखिए यहाँ थोड़े से ऑप्शनों को इनकरेक्ट तरीके से दिया गया है, यहाँ किलोग्राम होना चाहिए
और अगर हम इसका आंसर देखकर आपको बताएं तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही मान रहा है, तो यहाँ पर घात 3 रखेगा तभी पहला वाला ऑप्शन सही होगा जो 22 नंबर प्रश्न का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति जो है आपका 746 वाट के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? गैसों का आकार व आयतन अनिश्चित होता है, यही सत्य है। द्रव्यमान कैसी राशि है? तो ये आपकी अदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपके भौतिक विज्ञान के भी क्वेश्चन खत्म हुए। अभी सफ़र और लंबा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा टायर्डली मतलब देखिए। ठीक है, तो अगला आपका है, संसार में पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी सतह के लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब है 70%। अगला है, लोहे के ऊपर रोगन किस लिए, रोगन मतलब पेंट लगाया जाता है, किस लिए? तो इसका सही जवाब होगा रोगन करने से उसमें जंग ना लगे, इसलिए। ये तो आप सबको पहले से ही पता होगा। नंबर नेक्स्ट है, ठोस द्रव गैस में किसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो ये आपका ठोस आपने कक्षा 9 में पढ़ा ही होगा। बिना गर्म किए द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना गर्म करेंगे तो वो वाष्पन कहलाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ तो गर्म करने वाली प्रक्रिया में वो गैस द्रव जो है गैस में वाष्प बदलेगा। नंबर नेक्स्ट आप इसमें बिना गर्म किए, तो बिना गर्म किए जो है द्रव को वाष्प में बदलेंगे, तो यहाँ ऊर्ध्वपातन नहीं सही होना चाहिए। ठीक है, सही जवाब ऊर्ध्वपातन दिया है, तो यहाँ पर जवाब ये होना चाहिए कि ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में बदले बिना वाष्प बदल जाए। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न लिखने में गलती हुआ होगा, इसी तभी ऊर्ध्वपातन सही होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम हमेशा से क्वथनांक कहते आए हैं, तो आज भी क्वथनांक कहेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या सही जवाब बनेगा ये देखते हैं। तो लिखा है उसे परम ताप कहते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ये थोड़ा सा अजीब तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा है। परम ताप तो जो है आप सबको पता होना चाहिए कि 0 केल्विन को परम ताप कहते हैं, तो 0 पर कोई चीज़ थोड़ी वाष्प दाब के बराबर होगा। ये थोड़ा सा मिस यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिया मिस तरीके से। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। ठोस, द्रव तथा गैस, इन तीनों को बढ़ती हुई गतिज ऊर्जा के क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना, सबसे कम वाला ठोस का होता है, फिर द्रव का होता है, फिर गैस की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो ये वाला आपका क्रम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है कि पदार्थ के ताप का संबंध उसके अणुओं की किस ऊर्जा से होता है? तो पदार्थ के ताप का जो संबंध है उसके अणुओं की किस ऊर्जा से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सीधा सीधा है गतिज ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे ताप, मतलब ताप बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। उबलते हुए द्रव को गर्म करने पर उसका ताप नहीं बदलता है क्योंकि उसमें ताप बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है, ये सही होगा। कि आगे ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि उसमें तुरीय अवस्था खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी ऊर्जा जो है अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाती है। तो यही आपका सी नंबर जो आपका है यहाँ पर सही लग रहा है, इसी पर लगाया जाएगा टिक। अवस्था परिवर्तन में खर्च होती है। पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम नारियल पानी नहीं होगा, नारियल तेल नहीं होगा, केवल पानी होगा, सही जवाब बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? तो द्रव्य आपका जो है विद्युत जो है ये द्रव्य नहीं है। ठीक है, 10वां नंबर, ये एक एनर्जी होती है। पदार्थ के ताप का संबंध, तो पदार्थ के ताप का संबंध किससे होता है? तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा से होता है। अभी इसको हमने किया भी। ठीक है, आगे चलेंगे। किसी द्रव की गैसीय अवस्था में, तो 12वें नंबर का प्रश्न होगा, स्थिर ऊर्जा का मान 0 होता है। स्थितिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा। आइंस्टीन का समीकरण रटी रटाई बात, E = mc²। निम्न में यौगिक के 2 धारण हैं। धारण मतलब कि उदाहरण, पीतल तो यौगिक है नहीं, इसमें वायु यौगिक है नहीं, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। नमक और गैस है नहीं, नमक और सोरा यहाँ पर सही जवाब होगा। सोरा का सूत्र KNO3 होता है।
मिश्रण के दो उदाहरण होंगे। नमक जो है वो तो यौगिक है, नमक यौगिक है, नमक यौगिक है। वायु और शरबत जो है ये मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी। दो उपधातुओं के नाम होंगे आर्सेनिक एंटीमनी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रबड़ विलयशील है? तो रबड़ किस में घुल जाता है? तो रबड़ जो घुलता है वो आपका नैफ्था में घुल जाता है। ठीक है, नैफ्था में, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। यौगिक का अणु कम से कम कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है? तो यौगिक का अणु कम से कम तो दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर ही बनेगा। अधिक से अधिक तो चाहे जितने प्रकार से कम दो प्रकार के परमाणुओं से यौगिक का अणु मिलकर बनता है। यौगिक के दो विशेष गुण द्रवणता तथा क्वथनांक होते हैं, क्वथनांक तथा गलनांक होते हैं। तो ये आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक तथा गलनांक होते हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। समांगता तथा निश्चित अनुपात में होते हैं। तो गुण तो लगभग सभी हैं, तो इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। सही जवाब यहाँ पर डी वाला दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं 21 नंबर। यौगिक का एक अणु कम से कम कितने प्रकार के परमाणुओं से? तो ये तो अभी आपने पढ़ा कि कम से कम तो दो परमाणुओं से मिलकर बना ही होगा। पीले रंग का चूर्ण ए पानी पर तैरता है, भूरे रंग का चूर्ण बी पानी में डूब जाता है। चूर्ण ए तथा बी को परस्पर मिलाकर गर्म करने के बाद बना हुआ पदार्थ सी जो है जल में डूब जाता है। बताइए कि पदार्थ सी मिश्रण है या यौगिक? तो यहाँ 22 नंबर का सही जवाब होगा मिश्रण। क्या? मिश्रण। नंबर नेक्स्ट आपका है दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम जो है मिश्र धातु कहते हैं। तो अगर और कुछ जवाब नहीं दिख रहा है तो हम मिश्रण ही बोलेंगे। तो इसका सही जवाब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यहाँ पर यौगिक भी होता है। तो यौगिक एक समांगी मिश्रण होगा, तो यौगिक पर सही टिक लगेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन धातु तत्व निम्नलिखित में से धातु तत्व किसमें है? तो धातु जो तत्व है आपका कार्बन, ब्रोमीन, पारा, गंधक। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर पारा होगा। ठीक है, ये धातु है। नंबर नेक्स्ट, किसी परख नली में एक पदार्थ को गर्म करने पर परख नली के ऊपर का भाग यदि जल की बूंदें एकत्रित हो रही ऊपर के भाग पर और वह पदार्थ झुलसकर काला पड़ जाए तो वह पदार्थ कौन सा होगा? तो 25 प्रश्न का सही जवाब होगा यौगिक। ठीक है, झुलसकर काला पड़ जाएगा तो क्रिया कर जाएगा तभी तो यौगिक बनेगा। तो इस तरह से इतने प्रश्न यहाँ पर हमने दिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो यहाँ पर रोकते हैं। अभी हमारे पास जीव विज्ञान और कंप्यूटर के और क्वेश्चन हैं। यदि आपको चाहिए तो आप बताइएगा। अगर जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देखा होगा उसी को चाहिए तो कमेंट का इंतजार रहेगा। मिल जाएगा आज रात 10 बजे ही। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।